गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जान चुके हैं, अब हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें पहली प्रॉपर्टी है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है उसी के बारे में ये कुछ खास बातें हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बोर्ड में कम से कम एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है 1 नंबर का। जितनी मैं प्रॉपर्टीज़ करवाऊंगा बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव और infinity and terminate at negative और infinity। ये क्या चीज़ है? देखो, अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है ऐसे, तो मैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसी लाइंस निकल रही हैं, बट होती नहीं है। जैसे आपने मैग्नेट में अपनी 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ऐसे हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और उसमें से आप ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते थे, वो भी तो इमेजिनरी लाइंस होती थी ना। वैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इमेजिनरी हैं और जो कि ये चार्जेस से निकल रही हैं। उस केस में ये मैग्नेट से निकलती थी, अब इस केस में ये चार्जेस से निकलती हैं। ठीक है, तो वैसी ये इमेजिनरी लाइंस है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, हम ये मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज जाती हैं। ठीक है, मतलब कहने का कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो ओरिजिन है वो पॉजिटिव चार्ज है या इन्फिनिटी है। ठीक है, उसका भी मैं आपको मतलब बताता हूँ क्या मतलब है। और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे आके ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पे टर्मिनेट होती हैं, इस पे आके ख़त्म हो जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्जेस के ऊपर ऐसे। ये अब देखिए लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव और इन्फिनिटी। पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी या इन्फिनिटी से वो आती हैं। देखो इस केस में ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हैं और सब तरफ बाहर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, और इस केस में ये नेगेटिव चार्ज पे आके ख़त्म हो रही हैं, बट वो आ कहाँ से रही हैं? वो इन्फिनिटी से। ठीक है, सेकंड हमने लिखा है टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। तो मतलब या तो वो टर्मिनेट होती हैं, ख़त्म होती हैं आके नेगेटिव पे, या फिर इन्फिनिटी में। इस केस में वो इन्फिनिटी पे जाके रुक रही हैं। तो पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखोगे तो जिस डायरेक्शन में ये एरोज लगे हुए, ये एरोज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस डायरेक्शन में ये एरोज हैं, ठीक है, उस डायरेक्शन में आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा और जहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं उधर आपको पॉजिटिव चार्ज लेना है। ठीक है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, मैं आपको बोल देता हूँ, डिक्टेट कर देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या लिखने में तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप इसको लिख लेना। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो मैं किसी भी पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट डालता हूँ, तो टेंजेंट ये पॉइंट है मेरा, इस पॉइंट पे आपने पता होगा ना, टेंजेंट तो पता है आपको क्या होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट डालते हो, देन द डायरेक्शन tangent at any point on electric field line gives you direction of electric field and force both. That is why these are known as electric lines of force। मतलब कहने का कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पे कोई टेंजेंट डालता हूँ, तो ये टेंजेंट मुझे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बारे में बताती है। ठीक है, तो मतलब टेंजेंट हमें क्या देती है? टेंजेंट एट एनी पॉइंट क्या देती है हमें? गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज वाई दीज लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, दीज लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इनका नाम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी होता है। अब इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस पर मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया, तो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट डालोगे ये, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। और फोर्स का कैसे पता चलेगा? अगर आप, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मान लीजिए ये है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे टेंजेंट डाला तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब ये कहीं पॉजिटिव से आ रही हैं और नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। और अगर मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, पॉजिटिव क्यू रखता हूँ इस पॉइंट पे, तो ये इसी डायरेक्शन में भागेगा अलोंग द टेंजेंट एट दिस पॉइंट। उसके बाद फिर ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, फिर उसको जाना आखिरकार उसी डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ बस, बट इस पॉइंट पे वो अलोंग द टेंजेंट मतलब जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सिंपल सी ये बात है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर अगर आप कहीं आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो वो टेंजेंट आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों देगी एट दैट पॉइंट। दैट इज वाई दीज इलेक्ट्रिक लाइंस आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसमें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी की सारी। तीसरा पॉइंट है इसमें, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लीजिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताती है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2, तो इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से ऐसे किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आ गई, और इस चार्ज की वजह से किधर होगी? इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ये देगी कि कुछ और? वो देगी कुछ और, वो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका और इसका रिजल्टेंट देगी वो ये। तो मतलब अगर दो चार्जेस के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, तो आपको ये और ये नहीं, इसकी डायरेक्शन देगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मतलब जब हम ड्रॉ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, तो बेसिकली हमारे कहने का मतलब ये होता है, ना कि ये दोनों। ठीक है, तो आप फिर इसको ध्यान से देखिए और लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों को नहीं। अगर ये एब्सेंट होता तो सिंपल इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करता, अगर ये एब्सेंट होता तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करता। बट अब क्योंकि दोनों है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये आपने 10th में भी पढ़ा है, अभी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ पढ़ा था, अभी इसके साथ आप देखिए, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट देयर आर टू पॉसिबल डायरेक्शंस विच इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरी को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए ये मेरे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कर दिया इसने, ठीक है, तो ये कॉमन पॉइंट हो गया। अब ये कॉमन पॉइंट तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का भी है और इसका भी है, तो मतलब इस पॉइंट पे दो डायरेक्शंस आ गई। अगर मैं ऊपर वाले को मानूं, ऊपर वाले पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये डायरेक्शन आ गई, नीचे वाले पे ड्रॉ करूं तो ये डायरेक्शन आ गई। इसका मतलब एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। मतलब अगर मैं यहाँ पे चार्ज रखता हूँ तो वो तो बेचारा कन्फ्यूज हो जाएगा, इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो फिर से मैं ये पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट देयर आर टू पॉसिबल डायरेक्शंस विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, पांचवा पॉइंट देखिए। मान लीजिए कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बाद में मैं आपको लिखवा दूंगा वर्डिंग में, आप लिख लेना उसको। जैसे मान लीजिए ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसे, ठीक है, ऐसे बनी हुई हैं सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
तो मैं 2 पॉइंट मार्क करता हूँ यहाँ पे, पॉइंट ए, पॉइंट बी। तो इस जगह पे थोड़े से एरिया में ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और उतने ही एरिया में यहाँ पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। तो ये जहाँ पे डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ज़्यादा होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब इंटेंसिटी से हम बोलते हैं। और इस पॉइंट पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कम होती है, ठीक है, समझ आया। मतलब डेंसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, जहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया कम है वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ताकतवर नहीं होगा, जहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है वहाँ पे वो ज़्यादा ताकतवर होगा। तो आप इस चीज़ को लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी इज़ हाई, ऐसे लिख लिए, इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी इज़ हाई देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ हाई एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये है जो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि कम है ना। तो दिस इज, या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं लो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम लिख लेते हैं लो इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यहाँ पे भी इंटेंसिटी साथ में लिख देते हैं। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, स्ट्रॉन्ग, क्षमता, वो क्षमता यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टी है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और समझ भी आपको तभी आएगी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है +1 के, तो ठीक है। बट फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। 6th पॉइंट देखिए, हमारे पास 2 तरह की फोर्सेस होती हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, एक होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव, 2 तरह की फोर्सेस होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये क्या होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स वो होती हैं जिनका वर्क डन, जिन फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया है, ठीक है। मतलब वर्क डन डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट है बी, मैं यहाँ से सीधा ऊपर जाता हूँ तो वर्क डन बाय, और ये दोनों के बीच की जो हाइट है वो h मान लेते हैं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, mgh। अगर आप इसको आप सीधा नहीं जाके ऐसे 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 करके जाओगे तो भी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, mgh। अगर आप ऐसे जाके ऐसे करके ऐसे जाओगे तो भी वर्क डन क्या होगा, mgh, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स कहलाती है और इसका वर्क डन पाथ पे फॉलो नहीं करता। आप कोई भी पाथ फॉलो कीजिए, जो नेटवर्क डन होगा वो mgh ही रहेगा, ठीक है। तो जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है, तो समझ आया, कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं उनका पाथ जो वर्क डन है वो डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड। जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसे कोई कमरा है, आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे बॉडी लेके जानी है। अब इसमें फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन तो फर्श पे होता है। मान लीजिए एक बहुत हैवी बॉडी है, अगर आप उसको ऐसे लेके जाओगे तो वर्क डन W1 कुछ और होगा, अगर आप उसको ऐसे लेके जाओगे तो वर्क डन W2 कुछ और होगा, अगर आप इसको ऐसे लेके जाओगे तो वर्क डन W3 कुछ और होगा। तो हर एक पाथ, आप कैसा पाथ फॉलो कर रहे हो उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपने नेट वर्क डन कितना किया है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ये अंतर है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये सारी कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाती हैं, और जो फ्रिक्शन है वो कौन सी है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सब कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने सुना है, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी आप सुनोगे आगे जाके, आपने कभी भी फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं सुनी होगी।
तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ उन चीज़ों के लिए डिफाइंड होती है जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये थोड़ा सा बेसिक, अब देखिए उन्होंने जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये कहा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती, कभी भी वो क्लोज लूप नहीं बना सकती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि देखिए, अगर मैं ये क्लोज लूप बना ली और यहाँ पे कोई चार्ज है Q, ठीक है, और ये बॉडी, ये चार्ज है जो वो ऐसे चलेगा, इस पे फोर्स लगेगी QE, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है E और ये चार्ज है जो वो Q है, तो वो ऐसे चलेगा, तो QE वर्क डन किया इसने। फिर वो चलते 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 यहाँ पे आ गया तो ऐसे चला, फिर इस पे फोर्स लगी QE, और ये ऐसे चला तो फिर फोर्स लगी QE। मतलब कहने का कि हर एक पॉइंट पे उस पे फोर्स कितनी लगेगी? QE। तो वर्क डन कितना किया उसने? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट उसने, मतलब ये पूरी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, यहाँ पूरा वर्क डन कितना हो गया इसका? अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो वर्क डन कितना हो गया? फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू 2πr, ठीक है। तो इसने वर्क डन तो किया कुछ, ठीक है। तो मतलब मोटी मोटी बात कहने की ये है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कभी भी ज़ीरो नहीं होता। और कंजर्वेटिव फोर्स की ये खासियत होती है कि अगर आप घूम फिर के इसी पॉइंट पे आ जाओगे तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बी ज़ीरो। बट अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को लेके कैसे भी काम करो, चाहे आप एक लूप में भी चल के करो, तो वर्क डन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर वर्क डन ज़ीरो नहीं हो सकता तो ये लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं फॉर्म कर सकती, क्योंकि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कुछ समझ आया या ऊपर से चला गया? मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, दो तरह की फोर्सेस होती हैं, कंजर्वेटिव होती है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है वो अगर एक क्लोज लूप में चलेगी तो वर्क डन उसका ज़ीरो हो जाएगा। एक कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा एक क्लोज लूप के अंदर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन कभी भी ज़ीरो नहीं होता, इसलिए वो कभी भी क्लोज लूप में आ ही नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि नहीं तो उसका वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, बट वो ज़ीरो वर्क डन करती नहीं है कभी। इसीलिए अगर वो ज़ीरो वर्क डन नहीं करती कभी, तो वो कभी भी क्लोज लूप में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसीलिए जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है, that electric field lines never exist in closed loop because electrostatic force is a conservative force, therefore work done in a closed loop should be zero। मैं फिर रिपीट करता हूँ, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, दो तरह की फोर्स है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स है जो वो अगर क्लोज लूप में काम करती है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ज़ीरो हो जाता है। बट ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कभी भी अपना वर्क डन ज़ीरो नहीं करती, इसीलिए ये कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करेगी। या तो वो क्लोज लूप में एग्जिस्ट करेगी तो उसका वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, बट इसका वर्क डन कभी भी ज़ीरो होता नहीं है, इसीलिए वो कभी भी क्लोज लूप में आएगी ही नहीं, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आप लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप्स बिकॉज electrostatic force is a conservative force, therefore work done in a closed loop should be zero। जैसे इस केस में मैंने आपको दिखाया ना, ये वर्क डन कितना करेगी, ये तो वर्क डन F इंटू 2πr हो जाएगा, बट होना कितना चाहिए था? अगर वो क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती तो ज़ीरो, ठीक है। इसीलिए वो कभी भी ऐसा फील्ड फॉर्म ही नहीं करती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि भाई आप, अगर आपने, मैं एक कूलम चार्ज मान रहा हूँ और मैं मान रहा हूँ कि एक कूलम चार्ज से 4 लाइंस निकल रही हैं, तो 2 कूलम चार्ज से मेरे को 8 लाइंस निकालनी पड़ेंगी। ये इसको ड्रॉ करने का ये एक कंस्ट्रेंट होता है इस पर, कि अगर आपने एक कूलम चार्ज से 4 लाइंस निकलती हुई बनाई हैं तो 2 से आप कितनी बनाओगे? 8। 3 से कितनी बनाओगे? 12, ठीक है। अगर आपने एक कूलम चार्ज से 4 लाइंस बनाई हैं, ठीक है, तो 2 से 8। अगर आपने यहाँ पे 6 बना दी तो यहाँ पे आपको 12 बनानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो, मतलब वो प्रॉपर्टी तो नहीं है, वो मतलब एक तरह का रूल है इसको ड्रॉ करने का। तो लिख लीजिए आप, नंबर ऑफ लाइंस
originating or terminating. Number of lines originating or terminating is directly proportional to the magnitude of charge. ठीक है, लिख लीजिए आप, नंबर ऑफ लाइन्स ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब अगर हम एक चार्ज से 4 लाइन्स मानेंगे तो 2 कूलम चार्ज से 4 लाइन्स माने 8 लाइन्स मानेंगे। मतलब अगर हम 1 कूलम चार्ज से 10 लाइन्स निकलती हुई मानेंगे तो 2 कूलम चार्ज से 8 लाइन्स निकलती हुई मानेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं भी आपको ये ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, दिखने में बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए आपको ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया हुआ मिले तो इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इस चीज़ को। ऐसे अगर स्ट्रेट पैरेलल लाइंस आपको ड्रॉ की हुई मिले तो। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है ऐसे। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो आपको बोला जाए कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, तो हमें पता है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती हैं। कभी भी क्लोज लूप नहीं फॉर्म करनी, ये ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे और फिर ऐसे, और फिर हमें पता है कि ये इन्फिनिटी पे भी जाती हैं ये, और ऐसे ऐसे, ये पॉजिटिव से। मतलब अगर 2 चार्जेस आपको गिवन है, इनके एरोस का आपको खास ध्यान रखना है, ऐसे, और नेगेटिव पे भी ऐसे, ये एरोस का आपको खास ध्यान रखना है, ये नेगेटिव की तरफ रहने चाहिए एरोस हमेशा, ऐसे और ऐसे। अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव था, अगर मान लीजिए मेरे पास 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, Q, और यहाँ पे भी चार्ज है Q, तो इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसे ड्रॉ करनी है। देखिए, हमें पता है कि वो ओरिजिनेट कहाँ पे होती हैं, मतलब ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, वो पॉजिटिव से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे हर एक डायरेक्शन में निकलेंगी, ऐसे, तो यहाँ से ऐसे निकल जाएगी, क्योंकि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे जाएगी रिपेल करके, ये ऐसे, और यहाँ से भी ऐसे, फिर हर एक डायरेक्शन में ये ऐसे, ये ऐसे, और फिर इधर वो सीधी हो जाएंगी, ऐसे 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 ऐसे। तो ये 2 पॉजिटिव चार्जेस के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड है को ड्रॉ करने का मेथड है। ये आ चुके क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये आ चुके क्वेश्चन है, और ये भी आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बोला जाएगा कि 2 पॉजिटिव चार्ज रख दिए तो कैसे ड्रॉ करेंगे। नेगेटिव होगा तो ये एरोस की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, बाकी सब कुछ वैसे ही होगा। ठीक है, ऐसे ही ये वाले 2, ये पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, आप उसको खुद सोचिए और ड्रॉ कीजिए कि कैसा होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो आईआईटी ने पूछा है, इतना आसान क्वेश्चन है ये। मान लीजिए कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, इमेजिनरी ट्राइंगल है, ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लेते हैं हम, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और यहाँ पे एक चार्ज Q है, यहाँ पे एक चार्ज Q है, और यहाँ पे एक चार्ज Q है, तीनों पॉजिटिव हैं। तो आपको बोला जाएगा कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आपको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो हमें पता है कि पॉजिटिव से तो बाहर जाती हैं, तो ये ऐसे जाएंगी, ऐसे, इधर भी ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसमें से भी ऐसे ऐसे बाहर की तरफ, और इसमें से भी ऐसे, ये, बस यही ड्रॉ करना है आपको। और आईआईटी में तो ये फिगर भी गिवन थी, आपको मेकआउट करना था कि कौन सा है, और जो गलत थी उसमें एक में क्लोज लूप बना रखी थी बीच में। ठीक है, तो ये ऐसे, बस। ठीक है, बहुत आसान है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
बट इम्पॉर्टेंट है ये, इनमें से क्वेश्चन पक्का ही आता है, ये क्वेश्चन तो आप मान लीजिए कि आएगा ही आएगा, ठीक है, ऐसे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा मैं और डिस्कशन इलेक्ट्रिक फील्ड पे करना चाहता हूँ। पहले एक जनरल टॉपिक, उस पर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए जब फोर्स लगती है, ठीक है, जब कांस्टेंट फोर्स लगती है, फोर्स कांस्टेंट, जब कांस्टेंट फोर्स लगती है तो क्या होता है, पार्टिकल है जो, मान लीजिए मैं, मेरे पास, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ के कोई ऐसी एक जनरल बात कर रहा हूँ, तो अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो बॉडी है जो वो दो तरह का पाथ ले सकती है, एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ, ये पैराबोलिक पाथ और स्ट्रेट लाइन कब ले गई ये हम देखते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कब लेती है पाथ, एक जब u इज इक्वल टू 0 हो, या सेकंड u इज पैरेलल और एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू फोर्स। या तो स्ट्रेट लाइन पाथ लेगी, या तो u 0 हो, या u है जो वो पैरेलल या एंटी पैरेलल हो फोर्स के, तो बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ लेती है, ठीक है। अब पैराबोलिक पाथ कब लेती है, जब u इज नॉट पैरेलल टू फोर्स, जब u पैरेलल ना हो फोर्स के तो ये जो है पैराबोलिक पाथ लेती है बॉडी। जैसे मान लीजिए सिंपल एग्जांपल से देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है और u इज इक्वल टू 0 पे मैं इसको रिलीज कर देता हूँ, तो ये कैसा आता है बॉडी, ये बॉडी नीचे आती है स्ट्रेट लाइन में, ऐसे सीधी सीधी। और अगर आप बॉडी को यहाँ से u इस डायरेक्शन में दे के छोड़ दोगे, ये मैं इस डायरेक्शन में इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि इस पे नीचे मैं मान रहा हूँ mg फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इस पे mg लग रही है। अगर मैं यहाँ पे u कोई वैल्यू वेलोसिटी दे के नीचे की तरफ छोड़ दूँ और नीचे mg फोर्स लग रही है, तो भी ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा। और अगर आप इसको, इस केस में तो u और mg की फोर्स पैरेलल है दोनों, और अगर आप एंटी पैरेलल भी दे दोगे तो भी ये स्ट्रेट लाइन चलेगा। अगर मैं इसको u ऐसे दे दूं और इस पे mg नीचे की तरफ लग रहा है तो भी ये स्ट्रेट लाइन पाथ लेगी, और इस केस में भी स्ट्रेट लाइन होगा और इस केस में भी स्ट्रेट लाइन होगा। इसके अलावा किसी भी डायरेक्शन में आप u दे के बॉडी को छोड़ोगे तो वो पैराबोलिक पाथ लेगी। मान लीजिए मैं बॉडी को ऐसे फोर्स दे, सॉरी u इस डायरेक्शन में दे देता हूँ, ऐसे छोड़ देता हूँ, और mg किधर लग रहा है, इधर, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये क्या करेगा, धीरे 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 ऐसे ये पैराबोलिक पाथ लेगा, जो आपने अपने 11th में पढ़ा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, ये अगर u 0 हो या पैरेलल और एंटी पैरेलल टू फोर्स हो तो वो स्ट्रेट लाइन लेती है। अगर पैराबोलिक पाथ लेना है तो u शुड नॉट बी पैरेलल टू f, ठीक है। अब मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछता तो आप कभी भी इसका आंसर नहीं दे पाते, अब दे पाओगे। मान लीजिए इफ़ f इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, ये फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स लग रही है, और मान लीजिए u की इनिशियल वेलोसिटी है जो, उसकी वैल्यू है 5i कैप प्लस 9j कैप, तो बताइए बॉडी कौन सा पाथ लेगी, बताइए बॉडी कौन सा पाथ लेगी, स्ट्रेट लाइन या पैराबोलिक। अभी आपको पता है क्योंकि फोर्स और u दे आर नॉट पैरेलल, तो ये पाथ कौन सा लेगी, पैराबोलिक। तो फिर स्ट्रेट लाइन कब लेगी, जब फोर्स इज इक्वल टू, मान लीजिए 3i कैप प्लस 4j कैप, और u है जो वो है मेरे पास 6i कैप प्लस 8j कैप, ठीक है। तो इस केस में ये कौन सा पाथ लेगी, ये दोनों पैरेलल हैं, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, तो ये स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो इतनी बड़ी चीज़ हमें एक सेकंड में समझ आ जाएगी कि कब पैराबोलिक पाथ होगा और कब स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जब भी कोई बॉडी मूव करती है, जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो वो बॉडी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को अचीव करने की कोशिश करती है। ये जो मैं आपको पॉइंट बोल रहा हूँ इनको आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब भी आप किसी बॉडी को छोड़ते हैं या कोई बॉडी मूव करती है तो वो हमेशा एक्सेलरेशन का पाथ, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को फॉलो करने की कोशिश करती है, ठीक है। व्हेन अ बॉडी
मूव्स अंडर अ फोर्स, जब भी कोई बॉडी फोर्स के अंतर्गत मूव करती है, देन इट tries to achieve the direction of acceleration, वो एक्सलेरेशन की डायरेक्शन को अचीव करने की कोशिश करती है जब भी बॉडी को छोड़ते हैं हम। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, ये पैराबोलिक पाथ ही ले लीजिए, मान लीजिए आपने इस डायरेक्शन में छोड़ा इसको, बट इस पे जो जी है, जो एक्सलेरेशन है इसकी या फोर्स है, वो नीचे की तरफ लग रही है, तो ये हमेशा ही इस जी को अचीव करने की इसकी चाहत रहेगी। तो ये इसीलिए चलता 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 धीरे धीरे ऐसे हो जाती है इसकी शेप। ठीक है, वो इसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं, एक बिल्डिंग है मेरी, अगर आप बिल्डिंग से किसी बॉडी को छोड़ते हो ऐसे, यहाँ से किसी बॉडी को थ्रो करते हो ऐसे स्ट्रेट लाइन, जब ये स्ट्रेट लाइन आप छोड़ते हो तो इस पर जी किधर लग रहा है, नीचे, तो ये धीरे धीरे चलता चलता अपना पाथ ऐसा कर लेगा, ऐसे तो नहीं छोड़ा और आपने ये ऐसे चला गया, मतलब बिल्डिंग में घुस गया, आ गया, ऐसा तो नहीं होता। वो तो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन, इसीलिए वो, इसे आपने पढ़ा होगा, इसे हॉरिजॉन्टल पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। वो पहला एंगुलर पैराबोला है और ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है। इसीलिए वो करता है क्योंकि वो बॉडीज हमेशा जी को अचीव करने की कोशिश करती हैं। ये पाथ सही है और ये पाथ गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब और देखिए, अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। मान लीजिए कि मेरे पास ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ऐसे, अब ये मैं एरोज मार्क कर दूंगा तो आपको सब चीज़ पता चल जाएगी कि पॉजिटिव चार्ज किधर बैठा है, नेगेटिव किधर बैठा है। ठीक है, मतलब इधर है एरोज, इसका मतलब ये नेगेटिव नेगेटिव नीचे है और पॉजिटिव पॉजिटिव कहीं ऊपर बैठा है, बहुत दूर है, क्योंकि ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम ये मान रहे हैं कि इन्फिनिटी से आ रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं तो हम उसको इन्फिनिटी से मानते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, अब यहाँ से मैंने एक चार्ज Q को रिलीज़ कर दिया जिसका मास है m, और ये मैंने रिलीज़ कर दिया, रिलीज्ड, तो क्या होगा, तो ये जो चार्ज है ये भागने की कोशिश करेगा, किधर, इस डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव से तो वो दूर भागना चाहता है इधर। अगर ये इधर भागना चाहता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट, तो इस पर फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स होती है मेरे पास QE, और इसकी एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, एक्सेलरेशन होती है फोर्स अपॉन m, तो फोर्स कितनी है QE अपॉन m। तो इसकी वेलोसिटी आफ्टर टाइम t क्या होगी, फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, फाइंड वेलोसिटी ऑफ Q आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो मैं इस पे v इज इक्वल टू u प्लस AT वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। तो v फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ पे रिलीज किया गया था तो 0, प्लस एक्सेलरेशन कितनी है QE बाई m इंटू t, तो जो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी आफ्टर t टाइम t, वो हो जाएगी QE बाई m इंटू t, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब और देखिए, मान लीजिए कि ये मेरे पास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे ऐसे, और मैंने एक नेगेटिव चार्ज को यहाँ से रिलीज़ कर दिया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक जो चार्ज है मेरा, वो कौन सा पाथ लेगा, वो ये पाथ लेगा, वो ये पाथ लेगा, वो ये पाथ लेगा, या वो ये पाथ लेगा, या वो ये पाथ लेगा। इसको मैं बोलता हूँ नंबर 1 2 3 4 5। आप गैस कीजिए और बताइए कि अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलीज़ करता हूँ तो वो कौन सा पाथ लेगा। सोच लिया, अब बताओ, देखो सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर है कि वो 4 नंबर पाथ लेगा, क्योंकि
ये नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से आ रही है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। और हमने अभी अभी पढ़ा कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में वो जाने की कोशिश करता है, एक्सेलरेशन को फॉलो करने की कोशिश करता है, तो ये धीरे धीरे इस डायरेक्शन में जाएगा। ये सारे पाथ गलत हैं, ये पाथ नहीं लेगा ये, ठीक है। तो ये 4 नंबर पाथ लेगा, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन ही उधर है, उधर भागना चाहता है वो पॉजिटिव की तरफ, इसीलिए ये ऐसा पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। और देखिए आपको सिंपल सा क्वेश्चन जो जेई में बोर्ड्स में भी पूछ सकते हैं, जेई में भी पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि हमारे पास 2 प्लेट्स हैं ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वो ऐसे लगा हुआ है। अब आप समझ सकते हो कि कौन सी प्लेट पॉजिटिव होगी, कौन सी नेगेटिव है। आपको कुछ नहीं बोला गया, बस इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे गिवन है, और यहाँ पे और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल एक ही जगह पे एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज बैठे हैं, ठीक है। मतलब एक प्रोटॉन बैठा है और एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, ठीक है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं ई नेगेटिव लिख लेता हूँ, मैं इसको प्रोटॉन को ई पॉजिटिव लिख लेता हूँ। ई इसलिए लिखा क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम होता है, ठीक है। तो ये किसी डिस्टेंस x से इनको रिलीज कर दिया गया, डिस्टेंस x को। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x such that both charges reach the plates at सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पे प्लेट्स पे पहुंचे। अब कौन किधर किस प्लेट पे जाएगा ये आपको मेकआउट करना है। तो सबसे पहले आप खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आप खुद ट्राई कीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए, फिर इसका सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नीचे की तरफ है, तो मैं मान लेता हूँ कि ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाली नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब जो प्रोटॉन है वो नीचे आएगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जाएगा। मतलब ये वाला है जो वो ऊपर भाग जाएगा और ये वाला है जो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसको जो प्रोटॉन है उसको x डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो इसको कितना करना है, d माइनस एक्स, ठीक है। तो इस पे हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, पहले मैं एक्सेलरेशन फाइंड लिख लेता हूँ एक बार, बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, एक्सेलरेशन होती है फोर्स अपॉन मास, फोर्स क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, क्यू ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन पी लिख लेता हूँ मैं। और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, क्यू ई अपॉन एम ई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, हम वो फॉर्मूला लिख लेंगे, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दोनों का टाइम सेम होना चाहिए। देखिए इनिशियली तो ये रिलीज किए गए थे, ठीक है, दे वर रिलीज्ड, ये रिलीज कर दिए गए थे, ठीक है, दे वर रिलीज्ड। तो इसको डिस्टेंस कितना करना है फॉर प्रोटॉन की बात करते हैं हम। S कितना ट्रैवल करना है इसको, x इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन इसकी कितनी है, क्यू ई बाई एम पी। ये कैसे आई एक्सेलरेशन, समझ आया ना। अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा एम में को, तो वो फोर्स आ जाएगी। ये फोर्स कितनी होती है, चार्ज पे लगने वाली, क्यू ई, ठीक है। तो ये क्यू ई अपॉन एम पी, तो ये आ गया मेरे पास इनटू टी स्क्वायर। अब दूसरे फॉर इलेक्ट्रॉन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, वो करना है d माइनस एक्स इज इक्व टू 0 प्लस हाफ क्यू ई टी स्क्वायर अपॉन एम ई, ये ठीक है। अब क्या करो, डिवाइड कर दो दोनों को, डिवाइडिंग, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग 1/2, तो मेरे पास आ जाएगा x बाई डी माइनस एक्स, एक्स बाई डी माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्यू ई टी स्क्वायर और हाफ सब कट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, इसका देखिए ध्यान से, ये एम पी नीचे आ जाएगा और एम ई ऊपर चला जाएगा, ऐसे बन जाएगा ये, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है।
तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास आएगा एम पी इंटू एक्स इज इक्वल टू एम ई इंटू डी माइनस एम ई इंटू एक्स। तो ये एक्स वाली टर्म इधर आ जाएगी, एम पी प्लस एम ई इंटू एक्स इज इक्वल टू एम ई इंटू डी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास एम ई डी अपॉन एम पी प्लस एम ई, ये आ जाएगा। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। और आप अपनी असाइनमेंट कीजिए, अगर कोई भी उसमें दिक्कत है तो प्लीज़ मेरे से पूछिए, आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। और मैं आपको चाहे वीडियो सोल्यूशन बना के दूं, चाहे मैं आपको सॉल्व करके उसकी फ़ोटो भेजूं, जैसे भी करूं, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। बट आप पूछिए ज़रूर उससे, ठीक है, असाइनमेंट से। थैंक यू।